प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार, हुकूमत ने तैयारियां फाइनल कर ली। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो की बड़ी मुलाकात मामलात तय। तरमीम कब पेश करें, फैसला मुशावरत से करने का फैसला कर लिया गया। मौलाना की भी गेम ऑन, आईनी तरमीम में क्या कुछ होगा, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सियासी दुश्मनी कुर्बत में ढल गई। केपी में कलअदम जमात से मुज़ाकरात का इख्तियार वजीर आला गंडापुर को दे दिया गया। वजीर आला हाउस में जरगा, गंडापुर मोहसिन नकवी गवर्नर कुंडी के साथ बैठ गए। हुकूमत ऑपोजिशन जमातों की मुशावरत, केपी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सऊदी अरब की पाकिस्तान की माशी बहाली में मदद का ऐलान। सऊदी सरमायाकारी वजीर 130 बिजनेसमैन के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम सदर आर्मी चीफ से मुलाकातें। 50 कंपनीज की जानिब से $2.5 अरब की सरमायाकारी का बड़ा ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान भारत में गैर संजीदा सियासत का उरूज। बीजेपी ने हरियाणा इलेक्शन में जीत के बाद राहुल गांधी पर जलेबी के वार कर दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जलेबी ट्रेंड करने लगी, मगर क्यों? और इसके अलावा शामिल करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक आइंदा 3 साल में पाकिस्तान को $6 अरब देगा। पॉइंट ऑफ सेल की मद में 60 करोड़ से ज्यादा रकम जमा। चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मांडीवाला ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तफरीक ना करने का मशवरा क्यों दिया? चेयरमैन सेनेट खजाना कमेटी सेनेटर सलीम मांडीवाला हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे और वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे खुसूसी डिस्कशन के लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडीवाला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सलीम मांडीवाला साहब, ये हम कमेटी के ऊपर तो आएंगे, डेफिनेटली इसकी बहुत अहम डिटेल्स हैं, इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो डेलीगेशन आया हुआ है सऊदी वफ्द, और हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े इसमें मुआहदे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और काफ़ी मुआहदे हैं, जिससे नज़र ये आ रहा है कि ये जो एक बैरून मुल्क से आने वाली सरमायाकारी थी उस पर जो एक ब्लॉक लगा हुआ था, नाउ द डोर्स आर ओपनिंग। किस तरह से देख रहे हैं, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सरमायाकारी जो है ना वो उसका कोई स्पेसिफाइड वक्त नहीं होता। ये प्रोसेस मेरे व्यू में पिछले 1.5 साल से शुरू हुआ था। आपने देखा कई सऊदी विजिट्स हुई, कई बिजनेसमैन आए वापस गए, कई कंपनी से मिले, उनसे बातचीत हुई और अब जाके उनका रिजल्ट सामने आया है। और अभी भी वो एग्रीमेंट स्टेज पे है और ये एग्रीमेंट जब रिजल्ट की तरफ जाएंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, तो तब जाके इन्वेस्टमेंट आएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट टेक्स इट्स ओन टाइम। तो उसका एक तरीकेकार है, ये नहीं है कि आपने सुबह बटन दबाया और कल इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जो अब जिसका रिजल्ट अब आ रहा है मेरे हिसाब से 2 साल के बाद। तो मांडीवाला साहब, ये जो 27 MOUs हैं, अरबों डॉलर के ये MOUs हैं जो साइन हुए हैं, और हमने देखा है कि इससे पहले गालिबन इस तरह का इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं आया, तो आपको ये लग रहा है कि ये MOUs अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे या ये रास्ते में कहीं गुम नहीं हो जाएंगे? क्या पैटर्न होता है यूजुअली जब इस तरह MOUs साइन होते हैं? देखें, अगर टू बिजनेस MOUs है ना, तो वो जरूर उनका आप रिजल्ट देखेंगे। मगर अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOUs है और उनमें कोई माइलस्टोन्स अचीव होने हैं और पाकिस्तान साइड ने कुछ करना है, सऊदी साइड ने कुछ करना है, और इसी तरह हम चाइना के साथ बड़े MOUs साइन करते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिनका कोई रिजल्ट नहीं लगता। मगर जहां प्राइवेट सेक्टर MOU में इन्वॉल्व होता है उसका रिजल्ट जरूर निकलता है। तो ये एक चीज मैंने बड़ी कंसिस्टेंसी देखी है इसमें कि जहां बिजनेस टू बिजनेस के MOU साइन होते हैं उनका रिजल्ट जरूर निकलता है। सर बड़ी मेहरबानी, आपने ज्वाइन किया सर। अच्छा, आपको याद होगा सर, कुछ अर्सा पहले ये शिकायत आई थी, सऊदी से भी आई थी, कुछ और मुल्कों से भी आई थी कि जनाब कि हमसे बातचीत तो बड़ी होती है, ये हमें बताते भी हैं कि जनाब आप आए इन्वेस्टमेंट करें, हम भी अपने डेलीगेशन लेकर आते हैं, अपने लोग भेजते हैं, एक्सपर्ट आते हैं। तो उनका कहना था कि पाकिस्तान की जो मतलब हमारे एक्सपर्ट हैं या हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, इनमें कैपेसिटी ही नहीं है कि ये कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल करके डेवलप करके फिनिशिंग स्टेज पे उनके हवाले एक प्रोजेक्ट कॉपी करें जिस पे सऊदी या कोई भी इन्वेस्टर जो है उस पर आप आके काम इस पे शुरू करें। आप भी हुकूमती इस ब्यूरोक्रेसी से डील करते हैं, आपकी क्या रीडिंग है
कि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल फारिग हो चुकी है, इनके पास कोई कैपेसिटी, इंटेलिजेंस या काम करने की वो सलाहियत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इतने बड़े अच्छे अच्छे मौके जो हैं ये ज़ाया हो रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आई थी सबको ये चंद माह पहले। साहब ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। अच्छा, यही तो काम हम गलत करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी करेगी। ये ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है और उनका जो काम है वो उनको करने दें। ये बिजनेस के लोगों का काम है, या उनको आप इन्वॉल्व करें। आज भी जितना बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरेबिया से आया था, इतना ही बड़ा काफी बिजनेसमैन कराची से आए, लाहौर से आए, फैसलाबाद से आए मिलने के लिए डेलीगेशन के, और आज उनकी मुलाकातें भी हुई। मुझे इन लोगों से उम्मीद है, मुझे ब्यूरोक्रेसी से कभी भी उम्मीद नहीं होती कि ये कोई चीज कंक्लूड कर पाएंगे। तो सर उनका राब्ता जो है सऊदी हुकूमत, आपको पता है कि अपना उनका सिस्टम है किंगडम का, वो तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि जी टू जी हुकूमत से हुकूमत की बुनियाद पे, इसलिए फेडरल सेक्रेटरीज हैं, वजीर हैं, इनसे मुलाकातें और इनसे वो प्रपोजल मांग रहे होते हैं। अब इनका काम था ना आगे से प्रपोजल मांगे, बिजनेसमैनों से मीटिंग्स करें, फिर कोई दरमियान में बैठ के फैसिलिटेट करें। तो उनको शिकायत रहती है कि ये खुद भी काम नहीं करते, कोई हमें कोई सॉलिड किस्म की कोई तजवीज़ भी नहीं आती और बातें सारे करते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट दें। सो मैं ये बात कह रहा था, मुलाकातें तो सारी जी टू हो रही होती हैं और बिजनेसमैन पहली दफा आप कह रहे हैं आए हैं, पहले तो नजर नहीं आते थे ये। नहीं सर, लास्ट टाइम भी आए थे बिजनेसमैन। वो जी टू जी जो मुलाकातें होती हैं, वो अगर गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट हैं, जैसे एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, गवर्नमेंट की जो हम एसओईज को बेचना चाह रहे हैं या दूसरी चीजें हम करना चाह रहे हैं, प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उस लेवल पे जी टू जी की बातें होती हैं। अगर वो सऊदी गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और उसमें गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन चाहिए, या कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है डायरेक्टली, कोई रिफाइनरी, कोई ऐसी चीज, उसमें गवर्नमेंट की उनको जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो आप देखें, अरामको ने इन्वेस्टमेंट कर दी बहुत बड़ी गो एनर्जी में, उन्होंने कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान से थोड़ी पूछा, उन्होंने डायरेक्टली जाके उस कंपनी से डील करके इन्वेस्टमेंट कर दी। अरामको सबसे बड़ा गवर्नमेंट का इदारा है सऊदी अरेबिया का। तो सर जो असल अब इसमें मतलब आपकी ये बातों से थोड़ी सी हमें उम्मीद लगी है कि बिजनेस टू बिजनेस होगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ क्या बिजनेस का, हम तो एक ही जब से पैदा हुए एक ही बिजनेस हमने सुना है सर, तेल, और वो भी हम फ्री पे लेना चाहते हैं, मुफ्त में या डेफर बेसिस पे। तेल के अलावा हम क्या वो ट्रेड कर सकते हैं सऊदी अरब के साथ? वो कोई बिजनेस नहीं है, वो तो बेसिकली ट्रेडिंग है, हमारी रिक्वायरमेंट है। हम ऑयल उनसे खरीदते हैं डेफर्ड पेमेंट पे, क्योंकि कोई और हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल नहीं देता, तो वो सऊदी देते हैं तो हम वो अवेल करते हैं। बाकी तो बिजनेस ये है कि इस दफा जो प्रेसिडेंट साहब से उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने माइनिंग का जिक्र किया कि हम माइनिंग में आना चाहते हैं और डायरेक्ट हम गवर्नमेंट के साथ माइन के थ्रू, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू हम माइन लेंगे। एग्रीकल्चर में वो आना चाहते हैं, वो डायरेक्ट जमीनें लेंगे गवर्नमेंट से और प्रोविंसेस से और एग्रीकल्चर करेंगे, और वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं, उसमें रिफाइनिंग में, दूसरी चीजों में। तो ये कुछ उनको गवर्नमेंट की फैसिलिटेशन चाहिए। बाकी तो वो बिजनेस टू बिजनेस कई कंपनियों से बात कर रहे हैं पाकिस्तान में फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जस्ट आई वाज वंडरिंग कि मैं क्या और क्या हो सकती हैं, शायद चावल हो सकते हैं, शायद चीनी हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं हमारे यहाँ से, या कोई इस तरह की सॉलिड चीज़ें जो हैं, जो मतलब ये मीट हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का कोई बिजनेस मेरा ख्याल है हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमेशा से वो कहते भी थे। लेकिन फिर क्वालिटी के जो मसले पैदा हो जाते हैं, अक्सर लोग यहाँ से उसमें गंदम की बोरी की जगह मट्टी भर देते हैं, ये भी बड़ी शिकायतें आती हैं वहाँ से बाहर के मुल्कों से। ये प्रॉब्लम भी है सर इसमें। अच्छा सर, अभी ये हुकूमत हमें लगती है कि ज़रा कंफर्टेबल पोजीशन में आई है पिछले कुछ अरसे से, और स्पेशली 3 ममालिक ने बड़ी सपोर्ट दी है इसको, मौजूदा हुकूमत को, जिससे चीज़ें कुछ स्टेबलाइज होती लग रही है। एक तो अमेरिकन ने इस IMF लेकर दिया है सर, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया भी अदा किया, जी अमेरिका ने हमें IMF की डील लेके दी है। अब सऊदीज देख रहे हैं कि $2 बिलियन या इन्वेस्टमेंट इस मौके पे वो लेकर आए हैं सर। इधर से चाइनीज हम देख रहे हैं कि सिपैक रिवाइव किया, उनके एक्सपाल्ट आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। फिर IPPs हमने देखा है 5 आज मुआहदे हुए हैं। आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी ये इकॉनमी जो है आफ्टर टर्माइल 2-3 सालों के कुछ थोड़ी संभल रही है, चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं आपकी अलायंस के? देखें, एक तो चीज जो फाइनेंस मिनिस्टर की और गवर्नमेंट की मैं इसमें एक विजन कहूंगा अच्छा है कि इस दफा उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं बनाया IMF के लिए। पूरा 4 साल का टर्म उन्होंने IMF के साथ रखा है, जो कि मैं समझता हूँ कि स्टेबिलिटी, नॉट ओनली स्टेबिलिटी लाएगा
बट आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगी और आपको बायलैटरल जो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, इदारे कर रहे हैं, वो भी खुल के पाकिस्तान के साथ काम करेंगे। तो ये नो डाउट कि स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, स्टेबिलिटी आएगी आगे आने वाले दिनों में। आप देखें डॉलर भी नीचे जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आपकी चीजें बेहतर होंगी, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, तो काफी आपको पॉजिटिव साइन नजर आएंगे। अच्छा, ये तो हो गया सर इकॉनमी साइड पे लोगों को, चले लेट्स सी कि वो इसको कैसे देखते हैं। उनके तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए, महंगाई से चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें कम हों, डीजल की हों, उनके डेली के जो उनके ग्रॉसरी रेट्स हैं, बिजली के रेट्स हैं, वो तो इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जिसका इम्पैक्ट आएगा तो फिर ही लोग इसको, बाकी आपकी मेरी बातों से उन्होंने मुतमिन नहीं होना, वो अपनी जगह पर सर। तो लेकिन हम दूसरी साइड पर सर पोलिटिकली तौर पर आप देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो मैस है, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो चाइना भी शिकायत करता है, वो फिर सऊदीज भी करते हैं, बाकी इन्वेस्टर भी करते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई सीन बनेगा या मारकूट वही वो डांग सोटा चलता रहेगा सर? सर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन भी कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे होगी। अच्छा। और मैं समझता हूँ क्योंकि डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज में हो रहा है। अभी भी आपने सुना होगा APK में चीफ मिनिस्टर और उनकी सबकी बैठ के एक मीटिंग हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई आपको हल आप आगे चल के कुछ बेहतरी नजर आई। अच्छा, दरमियान में हम सुन रहे थे कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन पे था कि वो दरमियान में बैठे हैं, कोई फ़ौज, हुकूमत, खान साहब, इनके ज़रिए कोई नया फार्मूला, वो जो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने भी 93 में एक स्लोगन दिया था, न्यू सोशल कंट्रैक्ट, के बैठे जी क्या है कि नए सिरे से सारा खेल शुरू करते हैं। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी आपके कैंप में है सर, ये पीपल्स पार्टी में, कि हमें कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए? मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि डायलॉग कभी रुकना नहीं चाहिए जी। अगर कोई रोकता है तो मैं समझता हूँ वो गैर सियासी आदमी है। डायलॉग के लिए हर वक्त दरवाजे खुले होने चाहिए, हर पार्टी के खुले होने चाहिए, और हमें कभी भी डायलॉग किसी पार्टी के साथ, किसी इदारे के साथ बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, आज हमने देखा कि उन मौलाना साहब के पास जो है, बिकॉज ही होल्ड्स द की टू द किंगडम, तो मौलाना साहब के पास बिलावल भुट्टो साहब भी गए हुए थे, शहरी रहमान साहब भी गई हुई थी। तो कहाँ तक बातचीत, तो कोई आ रहा है मुसवदा आप लोगों का, कोई मुश्तरका कोई जिस पे बातचीत हो गई, या अभी तक वहीं पे डेडलॉक है सर? सर देखें, वो तो बातचीत हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सिलसिले में बातचीत चल रही है। जी जी। तो उस पर कोई ना कोई, मैं समझता हूँ उनकी मौलाना साहब ने भी कुछ अपने दिए हैं कि जी आप इस तरह से अमेंडमेंट कर लें, ये चीजें निकाल दें और हम इसको आपको सपोर्ट कर लेंगे। तो वही मेरा मतलब कहने का यही है ना कि डायलॉग होता जा रहा है और डायलॉग के थ्रू ही कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। अच्छा, एक और हम सर ये चीज़ देख रहे हैं कि ये पहली जो अटेम्प्ट की थी हुकूमत ने कि वो बिल लेकर आए, जो कि नाकाम हुई है सर। अब जो दूसरी इस वक्त अटेम्प्ट है, वो बिलावल भुट्टो साहब हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, वो हर एक से वो मिल रहे हैं। अब हुकूमत हमें नज़र नहीं आ रही। क्या हुकूमत ने ये असाइनमेंट दिया बिलावल भुट्टो साहब को कि अब आप पार्टनर से मिलें, मौलाना साहब हैं, दीगर लोग हैं, उनको राज़ी करें? क्योंकि कोई वज़ीर हुकूमत का हमें कोई मिलता नज़र नहीं आ रहा, मौलाना साहब से या किसी और पार्टी से। बिलावल भुट्टो साहब भी मीटिंग्स कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हूँ या मौलाना साहब से या बाकी लोगों से। तो ये असाइनमेंट दी गई या खुद से आपकी पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम मौलाना साहब को बेहतर हैंडल कर सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ पहले भी मिल रहे थे और अब भी मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इन टच है मौलाना साहब से। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल छोड़ दिया है, मगर ये है कि एक हम कोई कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकले। और आपने बिलावल साहब का स्टेटमेंट दिया सुना होगा कि हमें कोई इमरजेंसी नहीं है, हमें कोई टाइम नहीं है कि जी ये इसी दिन ही होना है, इसी वक्त ही होना है। हम तो एक परमानेंट हल चाहते हैं, और अगर उसमें टाइम भी लगता है तो कोई बात नहीं। हुकूमत चाहती है सर 25 से पहले, 25 अक्टूबर से पहले चाहती है। बिलावल साहब कह रहे हैं कि 25 के बाद भी हो सकता है। तो हुकूमत तो एक पैनिक में है कि अगर 25 को वो नहीं होती तरामीम, तो फिर तो जस्टिस ये मंसूर अली शाह साहब हैं, वो चीफ जस्टिस होंगे, जिसकी वजह से हुकूमत को रातों को नींद नहीं आती। अगर ये आ गए तो हमारी पूरी हुकूमत को ये खतरा होगा। बल्कि सर अब वो देखें, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। बिलावल साहब ने तो ऑलरेडी आप स्टेटमेंट दे दिया है, जो आपने भी देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। तो अब इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं। मगर जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ताल्लुक है, जो पीपल्स पार्टी का उनकी पोजीशन है,
कि जी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हम चाहते हैं, हमेशा से चाहते थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से चाहते थे, 18th अमेंडमेंट से चाहते थे, तो उनका मौक़िफ़ यही है कि जी ये तो हमें करवाना है हर हालत में। ये उन बिलावल साहब के बड़े स्मार्ट स्टेटमेंट है, अगर मैं इसके इन बिटवीन लाइंस पढ़ूं, ये बड़ा इनका स्मार्ट बयान है कि ठीक है जी कि वो भी चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो 2 बननी है, इस पे तो कोई नहीं है कि वो उनको जो एक और कोर्ट होगी जो केसेस वगैरह सुनेगी, एक जज आपकी आईनी अदालत का होगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक और होगा, क्योंकि 2 सुप्रीम कोर्ट होंगे, लिहाजा 2 चीफ जस्टिस होंगे। तो बिलावल साहब तो इस तनाजुर में कह रहे हैं कि भाई साहब चीफ जस्टिस उन्होंने बने, लड़ाई तो इस बात पे है कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बनेंगे या जो हायर सेशन कोर्ट टाइप वो कहते हैं, अब उन्होंने मतलब टांट करती है पीटीआई कि एक मतलब आला किस्म का आप उस सेशन कोर्ट बना रहे हैं, तो किसका चीफ जस्टिस बनाएंगे आप? उनको ये अदालत का बनाने को तैयार है सर पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस इन मंसूर अली शाह साहब? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी जज के स्पेसिफिक नहीं है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पोजीशन है वो किसी जज की स्पेसिफिक नहीं है कि उसके मंसूर अली शाह साहब बनेंगे या XYZ बनेगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। आपका है ताल्लुक है, मैं आपकी बात काटूं, सॉरी अपॉलॉजीज, आपका ताल्लुक है कि ये पावर फिर पार्लियामेंट्री कमेटी या प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी कि किस अदालत का चीफ जस्टिस कौन से जज को लगना है। ये पावर्स आपके पास आनी है, पार्लियामेंट के पास आने वाली हैं, जो आपका लॉ है, प्रपोज लॉ सर, ये आपके पास आनी है, आपने डिसाइड करना है सर। बिल्कुल ऐसे ही। तो अच्छा, आपको मतलब है ये 25 के बाद भी आपका ख्याल है ये चीजें हो सकती हैं, तो सर 25 से पहले फिर आप सर देखें लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है, लॉ में अमेंडमेंट करना पार्लियामेंट का काम है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, थ्रू बिल अमेंडमेंट हो, नया बिल हो, ये तो देखें ये तो पार्लियामेंट का काम है ना। इसको तो कोई इदारा ये नहीं कह सकता कि जी ये पार्लियामेंट ये कानून पास नहीं कर सकती, वो तो पार्लियामेंट का स्वाधीन है कि वो किस किस्म का कानून और क्या पास करे। अच्छा सर, फिर मतलब 25 को नोटिफाई तो होना है, अगर 25 तक ये तरामीम नहीं आती फिर तो नोटिफाई होना है। देखिए उस पर हमारी कोई पोजीशन नहीं है, वो अगर होना है तो वो हो जाए। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा ये शंघाई कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं सर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हुकूमत, जैसे मैंने कहा कि इस महीने में उनको लगता है कि हमने बहुत सारी मतलब अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जिसमें एक शंघाई कॉन्फ्रेंस भी लग रही है सर। हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, इस महीने की नहीं है, ये तो 1 साल पहले प्लान थी, और ये हमारा टर्न है इस दफा पाकिस्तान का। जितने शंघाई के सीओ के मेंबर्स हैं, वो टर्न बाय टर्न हर मुल्क में होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, और ये सब गेट टुगेदर होती है। तो ये कोई इस महीने की या कोई सडनली अचीवमेंट नहीं है, ये तो 1 साल से मैं पता था कि अक्टूबर में शंघाई कॉन्फ्रेंस होती। नहीं, मैंने कहा 4-5 चीजें इकट्ठी हो गई हैं जो हुकूमत जिसको अपना क्रेडिट समझ रही है कि IPPs का कुछ 5 IPPs के मुआहदे वो हो गए हैं, सऊदीज आ गए हैं, IMF आ गई है, ऊपर से शंघाई कॉन्फ्रेंस आ गई है। तो मैं इस तनाजुर में कह रहा था कि हुकूमत खुद को अक्टूबर के महीने में, जी सर, आप ये कह लें कि काफी सारी चीजें एक वक्त में हो गई हैं। जी एक वक्त में हो गई सर। अच्छा सर, कल आपकी सर ये थी, ये फाइनेंस की मीटिंग थी सर कल, बड़ा आपका हमेशा से अहम ये एजेंडा होता है सर, कुछ ज़रा बताएंगे सर, स्पेशली इससे पहले कि हम कुछ टेक्निकल सवाल पे जाएं। ये फिर एक बैंक का केस आपके पास आया हुआ है, लोग अब आपके पास रिलीफ लेने के लिए आना शुरू हो गए आपकी कमेटी के पास सर। को बैंक का मसला ये है, को याद होगा कि मैंने तो इस्लामिक बैंक जो उठाया था, जी सर, और मैंने स्टेट बैंक को यही कहा था कि इस्लामिक बैंक में बहुत डिस्टॉर्शन है नॉर्मल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग जी, और ट्रू इस्लामिक बैंकिंग हम नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए जी। अगर हम रियल सेंस में इस्लामिक बैंकिंग करें तो इस्लामिक बैंक के एस्पेक्ट में अगर हम लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये तो कोई इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि मैंने इसलिए इस्लामिक बैंकिंग की इजाजत दी है कि आप लोगों को उनसे ज्यादा पैसे आप लें जो कि इंटरेस्ट के थ्रू बैंक कम कमा रहे हैं। तो ये केसेस मेरे पास कुछ आए थे जो इस्लामिक बैंक के केसेस हैं जी, और उसमें ये केस आज आया था। 4-5 और केसेस मेरे पास पड़े हुए हैं जो शायद अब कमेटी के बगैर ही हल हो जाए।
आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमने बैंकों को कहा कि अगर आप इस तरीके के काम करेंगे तो इस्लामिक बैंकिंग को आप बदनाम कर रहे हैं और इस्लामिक बैंकिंग को आप बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी। अच्छा सर, ये इलेक्ट्रिक ये व्हीकल्स की भी बात हुई, जो आपने मशवरा भी दिया कि इसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए सर, ये आम आदमी जी ये भी एक हमारे पास कंप्लेन आई है जी क्लासा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कंप्लेन है सर। 30% एक्साइज ड्यूटी हमने लगाई हुई है बजट में। अगर आप पिकअप ट्रक जो हमारे यहाँ जिस सिंपल वर्ड में उर्दू में डाला कहते हैं जी, अगर आप बाहर से मंगाएंगे तो उसपे जो कस्टम ड्यूटी सेल टैक्स के अलावा 30% एक्साइज ड्यूटी है जी। तो अब वो पेट्रोल और डीजल की डालों के लिए है, वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली। अब जो ईवी पॉलिसी है उसके अंदर हमने कंसेशन दिया है ईवी गाड़ियों को, ताकि वो गाड़ियां आए, उसमें सेडान गाड़ियां भी हैं, उसमें एसयूवी गाड़ियां भी हैं। अब उसमें एक उन्होंने चीज पकड़ ली कि जी इसमें पिकअप्स का नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो अगर ईवी पिकअप आएगी तो उसमें हम 30% एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे भाई? ना आपका उसका कोई नोटिफिकेशन है, ना आपका इसके ऊपर कोई किसी किस्म का आपने कोई टैरिफ लगाया हुआ है, तो उनके ऊपर आप 30% क्यों लगा देंगे? तो ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये आपने कहां से उठा के क्लेरिफिकेशन दे दी कि क्योंकि वो मेंशन नहीं है तो उसमें हम 30% पेट्रोल और डीजल की 30% ड्यूटी लगा देंगे। अच्छा सर, लास्टली सर, आपने बड़ा उस इशू को उठाया, बड़ी खबरें बनी, बड़ी उस पर ये मची सर, वो सोलर जो 60-70 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जो की गई थी सोलर के नाम पर, तो सर वो केस कहाँ तक पहुंचा है? कुछ फील होता है कहीं ना कहीं पे ब्रेकें लग गई हैं, या क्योंकि अब आपके एजेंडे पे वो नजर नहीं आ रहा? सर बिल्कुल ब्रेकें नहीं लगी सर, वो इशू अभी तक अलाइव है और उस पे कमेटी ने मुझे ये सजेस्ट किया है कि आप इसमें सब कमेटी बना दें जी, ताकि वो सब कमेटी ये सोलर के इशू को इसके अंजाम तक पहुंचाए। क्योंकि अभी तक वो कस्टम ने सिर्फ FIR काट के चुप करके बैठ गए। स्टेट बैंक ने जरूर एक्शन लिया है बैंकों के खिलाफ, उनके ऊपर 20-25 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। स्टेट बैंक ने वाहिद एक्शन ले लिया है बैंकों पे, वो भी अगर वो जिन लोगों ने मंगाए जी वो आज तक गायब हैं और उनका लापता है, उनका किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। मतलब वो भी मिसिंग पर्सन कैटेगरी में चले गए। बिल्कुल अरबपति जिन्होंने मतलब तकरीबन 100 बिलियन रुपीस के करीब पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग कर ली यहाँ से, उनका अता पता ही नहीं है, गायब है। वैसे कमाल हो गया सर जी, दैट्स वेरी है सर कि 100 बिलियन रुपीस की बैठ के बैंकों से डॉलर लेके उन्होंने दुबई भिजवा दिए सर, के चाइना से सोलर मंगवाए और महंगे रेट्स लगाए थे। भारत सर, आई होप कि आप इसको ये फॉलो करते रहेंगे सर, बंदे हाथ तो नहीं आएंगे, सांप निकल गए चले लकीर ही पीटते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा सर। बड़ी मेहरबानी सर जी, बहुत शुक्रिया। सेनेटर सलीम औलियाल्लाह साहब हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। आज जो अहम मुलाकात हुई पंजाब हाउस में, उसकी नतीजा किस तरह का निकल सकता है और नंबर्स जो थे वो क्या हुकूमत के पास पूरे हो गए? क्योंकि कॉन्फिडेंस तो हुकूमत का ये बता रहा है कि शायद कुछ बात बन गई है। इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए।